डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 11 सिविक्स के अंतर्गत टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास के चरण। जैसा कि इसके पहले कई वीडियो आपके पास जा चुके हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की आवश्यकता क्यों है, इन बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया कि किस रूप में संविधान किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, किस तरह से सरकार के जो विविध अंग हैं उनके कार्यों का विभाजन आवश्यक है, तभी सरकार और तभी अन्य अंगों के साथ तालमेल सही तरीके से बिठा करके शासन संचालित किया जा सकता है। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, जनता को कल्याण की दृष्टिगत रखते हुए संविधान की आवश्यकता किस रूप में है, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है। बिना संविधान के किसी देश का शासन चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इस तरह से संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी, क्या उसके स्वरूप थे, किन किन चीज़ों पे, किन किन बिंदुओं पे ध्यान दिया गया, किस वजह से संविधान का निर्माण किया गया, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान क्यों आवश्यक है, उसकी उपादेयता क्या है, इन बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया। भारत के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में यह एक व्यापारिक कंपनी थी और इंग्लैंड के सरकार से परमिशन लेके भारत में व्यापार करने आई थी। किस तरह से यहाँ व्यापार करते करते फिर भारत में यहाँ पे औपनिवेशिक व्यापारिक संस्थान स्थापित करके कॉलोनियाँ बसा करके पूरे भारत को अपने अधिकार में ले लिया, यहाँ की राजशाही व्यवस्था को अपने नियंत्रण में कर लिया। धीरे धीरे यहाँ के शासन कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई, शासक जैसे जैसे कमज़ोर होते गए वैसे वैसे यहाँ पर उनका आधिपत्य प्रतिदिन बढ़ता गया और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई जब वे शासन करने लगे, यानी व्यापार के बजाय व्यापार के स्थान पर शासन करने लगे। और इसके साथ साथ कर व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, नियम कानून, प्रशासनिक व्यवस्था सब उसके नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन सीधे। अब कुछ दिनों बाद फिर परिस्थितियाँ बदली। व्यापारी कंपनी जो शासन कर रही थी, नियंत्रण कर रही थी, अब ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में भारत की सत्ता, भारत की व्यवस्था, भारत पर नियंत्रण की शक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे प्रावधान बनाए गए। जनता जब जब यहाँ पे आंदोलन करती उनके खिलाफ, उनकी व्यवस्था के खिलाफ, तब तब कुछ न कुछ अधिनियम बनाए जाते, कुछ न कुछ परिवर्तन किए जाते और इस रूप में को दिया जाता कि हम आपके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, भारत में शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाएगा। तो इस तरह से समय समय पे कुछ नए नए कानून बनाए गए, कुछ नए नए प्रावधान लाए गए। उन्हीं प्रावधानों के तहत एक प्रकार से कह सकते हैं संवैधानिक विकास हुआ। संविधान की बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई बहुत पहले से बनने, मतलब एक स्वरूप पहले से ही आ गया था। किस तरह से संवैधानिक माहौल, किस तरह से संवैधानिक परिस्थितियाँ बनी, कैसे कैसे लोग जब अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख रखने लगे। देश में शासन चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, ऐसे विषम परिस्थितियों में लोगों ने संवैधानिक व्यवस्था की मांग की और समय समय पे नए नए अधिनियम लाए गए, नए नए कानून लाए गए, जो संवैधानिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता के सम्मुख। तो इस तरह से बहुत सारे अधिनियम लाए गए थे। भारतीय संविधान के विकास के 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। इन दोनों चरणों में कई तरह के एक्ट लाए गए, कई तरह के कानून लाए गए, कई तरह की व्यवस्थाएं लाई गई, जिसके तहत भारत में संवैधानिक विकास हुआ। तो इसको 2 चरणों में रखा गया है। हम लोग प्रथम चरण के संदर्भ में कुछ बिंदुओं पे ध्यान देंगे। जैसे प्रथम चरण के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 ईस्वी में। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, कुछ मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देंगे, जो डेट है उसको लाना रखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद के हाथ में आ गई थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और बंगाल का जो शासन था वो गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद के हाथ में
नियंत्रित की गई। तो इस तरह से संवैधानिक विकास प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे कई तरह के कानूनी व्यवस्थाएं लाई जाती हैं, एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। आगे चल के जो संविधान निर्मित होता है इन सभी अधिनियमों का ही प्रतिफल है, इन सभी संवैधानिक प्रक्रिया का ही प्रतिफल है कि आगे चल के क्या निर्माण होता है संविधान का। तो इस तरह से यहाँ से कह सकते हैं उसका स्वरूप निर्मित होने लगता है, संवैधानिक विकास होने लगता है और आगे चल के देश में भारतीय संविधान का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1781 में फिर से संशोधित अधिनियम लाया गया। तो इस तरह से एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट, दूसरे एक्ट के बाद तीसरा एक्ट, इस तरह से क्रम से लगातार आते रहे। संविधान के विकास की प्रक्रिया ऐसे बढ़ती रही धीरे धीरे और भारत में संवैधानिक परिस्थितियाँ निर्मित होती रहीं। इसी क्रम में आगे लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इस अधिनियम में क्या व्यवस्था दी गई कि इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से यह पारित किया गया। तो भारत में कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और भारत में गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। जैसे यहाँ पे आपने अध्ययन किया कि यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। और यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? 4 से घटा करके 3 कर दी गई। तो इस तरह से ये परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन के तहत जो है सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। तो इस तरह से धीरे धीरे संवैधानिक प्रक्रिया की गति आगे बढ़ती रही। असली जामा भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ तक पहुंचता है, लक्ष्य वहां तक पहुंचा। लेकिन उसके पहले किस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया बढ़ती रही, संवैधानिक स्वरूप निर्मित होता रहा, समय समय पर नए नए अधिनियम लाया गया। सरकार जो है संवैधानिक स्वरूप देती रही, लोगों को आश्वासन देती रही कि हम संविधान सम्मत संवैधानिक तरीके से आपके यहाँ शासन करेंगे, किसी भी तरीके से किसी भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इस परिषद में क्या व्यवस्था दी गई? संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतें आदि के अधीक्षण की शक्ति किसे प्रदान की गई? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस संस्था परिषद को प्रदान की गई। 1786 का अधिनियम फिर से आगे आ गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरह से इन संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत एक व्यवस्था आगे बढ़ती गई और जनता को, यहाँ के लोगों को एक आश्वासन दिया गया कि इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम देश में शासन करेंगे। और यहाँ पे शासन व्यवस्था की पूरा नियंत्रण किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इस तरह से भारत में संवैधानिक प्रक्रिया के विकास को 2 चरणों में रखा गया है। आपका ये प्रथम चरण स्टार्ट हो रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो जैसा 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। तो इस अधिनियम 1786 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को क्या दिया गया कि अपने परिषद के नियमों को, अपने फैसले को रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया। उसे एक प्रकार से अतिरिक्त शक्ति दी गई जिससे वह परिषद के फैसले को रद्द कर सकता था और अपने निर्णय को वहाँ पे प्रस्तुत कर सकता था। आगे क्रम में इसी में बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि देशी राजाओं से युद्ध, संधि व जो भी समझौते करना हो कंपनी के संचालकों को सूचित करना आवश्यक है। तो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल को एक प्रकार से नियंत्रण दिया गया। जैसे संवैधानिक व्यवस्था में होता क्या है, कोई संस्था, कोई सरकार ऐसे कार्य न करें, अनियंत्रित न होने पाए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक अलग बॉडी होती है जो उसे नियंत्रण कर सके, जो उसे नियंत्रित कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे भी गवर्नर जनरल को इस तरह से नियंत्रित किया गया था को मनमानी तरीके से कार्य न कर सके। सदस्यों का स्थापना, सदस्यों की संख्या इसीलिए प्रस्तुत की गई थी, इसलिए दी गई थी जिससे उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, मनमानी तरीके से वो कोई कार्य संपादित न कर सके। तो ये एक संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। यहीं से ये व्यवस्था दी गई थी इंग्लैंड सरकार के माध्यम से, जिससे यहाँ पे जो शासन हो रहा है, कोई एक बॉडी, कोई एक अंग, कोई एक अधिकारी मनमानी तरीके से कार्य न कर सके। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जब भी कोई शासक से संधि करता था, हो सकता है उसका कोई स्वार्थ हो, कोई लाभ हो
या फिर किसी से समझौता करता है, किसी पे आक्रमण करता है, जो भी स्थितियां बनती हैं वो अपने संचालक को सूचित किए बिना ये संभव नहीं था। यानी जो भी कार्य करेगा अपने संचालकों को, कंपनी के जो संचालक थे उनको अवगत कराना आवश्यक था। किसी भी तरीके से गुप्त तरीके से संधि नहीं करेगा, गुप्त तरीके से समझौता नहीं करेगा। इस तरह से व्यवस्था दी गई थी जिससे उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। एक संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि गवर्नर जनरल मनमानी तरीके से कार्य न कर सके। तो इसके नियंत्रण के संदर्भ में कह सकते हैं कि संवैधानिक जो स्वरूप प्रदान किया गया था वो इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया था। 1786 का अधिनियम भी लाया गया इसी क्रम में, और हर अधिनियम में कुछ न कुछ संवैधानिक स्वरूप था, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान की गई थी जिससे लोगों को एक आभास दिलाया जा सके कि आपके यहाँ संवैधानिक सरकार है, संविधान के अनुकूल, संविधान तो नहीं बना है लेकिन संवैधानिक स्वरूप के अनुकूल ही हम यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यवस्था दी गई। 1786 अधिनियम के द्वारा क्या व्यवस्था दी गई कि गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था। अपने हिसाब से वह निर्णय ले सकता था। जो भी फैसले परिषद में किए जाते थे उन फैसलों को रद्द किया जा सकता था। डियर स्टूडेंट, इस प्रथम चरण के भारतीय संविधान के विकास के जो चरण है उसमें 2 चरण हैं। प्रथम चरण के संदर्भ में किस तरह से आपने अध्ययन किया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में, और 73 के तहत ही बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद के हाथ में आ गया था। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लर्न रखेंगे। अलग से भी क्वेश्चन इसका आता है और इसको डेट याद रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, और बंगाल का शासन जो था किसके हाथ में आ गया था, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद में। इसी क्रम में 81 संशोधित अधिनियम है, पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1784 में पास हुआ था। इस अधिनियम में सदस्यों की संख्या जहां ऊपर फर्स्ट में कितनी थी, 4 थी, वही इसमें 4 से 3 कर दी गई। तो इस तरह से कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया, उसमें संशोधन किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई युद्ध संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतें आदि के अधीक्षण की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। यानी राजस्व व्यवस्था से संबंधित, सैन्य शक्ति से संबंधित अपनी शक्तियों को विस्तृत कर सकता है। देशी रियासतों के अधिकार और अधीक्षण के संबंध में उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है। तो इस संदर्भ में ये बिंदु था। अगला 1786 का अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। सामान्य स्थिति में नहीं बल्कि किसी विशेष परिस्थितियों में ऐसा वो कर सकता था। नेक्स्ट है इंग्लैंड गवर्नर जनरल को देशी राजाओं के साथ युद्ध संधि से पूर्व, यानी युद्ध भी करेगा या संधि भी करेगा तो उसके पूर्व कंपनी के संचालकों को सूचित करना या उनको अवगत कराना आवश्यक था, क्योंकि ये निर्णय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। देश की समस्या हो सकती है, इंग्लैंड या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बदनामी हो सकती है, कोई मनमानी तरीके से कार्य न करने पाए कोई गवर्नर जनरल। इस तरह से इसके लिए ये व्यवस्था दी गई थी। तो ये अधिनियम जो थे एक संवैधानिक स्वरूप था जिसके अनुकूल भारत में शासन किया जा रहा था, और लास्ट में अंत तक जाके भारत का संविधान निर्मित होता है और संविधान के अनुकूल फिर से आज़ादी के बाद भी शासन संचालित होता है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इस विषय वस्तु को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।